विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष कार्यपालिका को हम पढ़ रहे थे। कार्यपालिका को समझने का प्रयास कर रहे थे। राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका को समझने का प्रयास हमने किया पिछले कुछ वीडियो में। आज हम कार्यपालिका के कार्यों की बात हम करेंगे। कार्यपालिका क्या क्या कार्य करती है, राज्य के एक अंग के रूप में कार्यपालिका क्या क्या कार्य करती है। राज्य के संगठन में हमने तीन मुख्य अंग माने हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका प्रशासन करता है, लोग जो कार्यपालक कार्य करता है, विधायिका विधायन यानी कानून बनाता है, न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है, न्यायिक प्रशासन का कार्य करती है। इसी कड़ी में कार्यपालिका के मुख्य कार्यों का जिक्र आज हम यहाँ पर करेंगे। तो इससे पूर्व जो जानकारी इसके बारे में आपके पास आपको जो प्राप्त हुई है क्लासेस के माध्यम से, वो ये है कि कार्यपालिका राज्य के संदर्भ में कार्यपालक कार्य करती है और इसमें प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको हमने राज्य के प्रारंभ में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ करके देखा। तो सबसे पहला और सर्वप्रमुख कार्य है, सबसे पहला और सर्वप्रमुख कार्य जो कार्यपालिका का है वो है प्रशासनिक कार्य करना। प्रशासनिक कार्य करना। प्रशासनिक कार्य, कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासन करना, प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करना। कार्यपालिका अनेक प्रकार के प्रशासनिक कार्य करती है, जिनमें दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनका जिक्र हम पूर्व में भी कर चुके हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। और दूसरा जो कार्य है वो कानूनों का क्रियान्वयन, कानूनों का क्रियान्वयन अर्थात लागू करना। प्रशासन में दो महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन करना कार्यपालिका का काम है, कानून और व्यवस्था की स्थितियां बनाए रखना कार्यपालिका का सर्वप्रमुख कार्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था कार्यपालिका बनाए रखती है। यो कहें कि राज्य सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखता है, इसके माध्यम से लागू करता है। अगर कानून और व्यवस्था की स्थितियां खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, या सरकार कानून व्यवस्था नहीं बनाए रख सकती, तो वो सरकार का कार्यपालिका का फेल्योर माना जाता है। और दूसरा जो प्रशासनिक कार्य है वो कानून को लागू करना है। कानून को लागू करना, क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि विधायिका कानून बनाता है और कानून बनाने के बाद में विधायिका का कार्य समाप्त हो जाता है। कानून लागू हुआ कि नहीं हुआ, कानून का पालन हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना कार्यपालिका का काम है। तो कानून का क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का मुख्य प्रशासनिक कार्य हुआ। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में समाज सेवी प्रशासन का सिद्धांत अपना लिया गया है और इस स्थिति में कार्यपालिका के कार्यों में बहुत वृद्धि हुई है। कार्यपालिका असीमित कार्य करने लगी है, जैसा कि हमने पूर्व में भी जिक्र किया था कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लोकतांत्रिक राज्यों में लोक कल्याणकारी व्यवस्था में तब्दील लोकतांत्रिक राज्य हो रहे हैं। लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विकसित हो रहा है और इसी कड़ी में अब प्रशासन को समाज सेवी माना गया है, या समाज सेवा के कार्यों से प्रशासन अपने आप को जोड़ रहा है, जिससे कार्यपालिका सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ऐसे अनेक कार्य करने लगी हैं जो अतीत में कार्यपालिका के कार्यों से पृथक माने जाते थे या उसके क्षेत्र में नहीं माने जाते थे या राज्य के कार्य क्षेत्र के बाहर माने जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, कृषि से संबंधित, उद्योग वाणिज्य से संबंधित, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, पर्यावरण, संचार एवं यातायात के साथ यातायात जैसे कार्य, इसके साथ ही जो है जो उस राज्य के जो
वीकर सेक्शंस हैं समाज में, कई सारे वीकर सेक्शंस जो हैं, श्रमिक हैं, महिलाएं हैं, अपाहिज हैं, बच्चे हैं, बेरोजगार हैं या गरीब जो लोग हैं, उनके कल्याण की योजनाएं बनाना और उनको क्रियान्वित करना भी कार्यपालिका का काम मान लिया गया है। और इन कार्यों की पूर्ति हेतु कार्यपालिका ने एक विस्तृत और संगठित कुशल प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की है। इन प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदोन्नति, पदमुक्ति, वेतन, पेंशन संबंधित सेवा शर्तों को कार्यपालिका, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, वो लागू करती है और इस प्रकार राज्य के कार्यों का आयाम बढ़ गया है। ये जो दो मूलभूत कार्य थे प्रशासन में, इनके अलावा भी राज्य के कार्यों का आयाम बहुत बढ़ गया है, जिसका जिक्र हम कर चुके थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण भी हम इसमें आपको बता चुके हैं कि राज्य प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक एक ही स्थिर अवस्था में नहीं रहा है, एक गतिशील निकाय के रूप में परिवर्तित होता रहा है। राज्य की नीतियों में विस्तृत और उपयोगी परिवर्तन होते रहे हैं और जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं, शासन प्रशासन की जो अवधारणाएं हैं, वो भी नितांत और लगातार गतिशील हैं। तो 18वीं शताब्दी में उद्भव लोकतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे प्रगति करते करते 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते आते लोक कल्याणकारी व्यवस्थाओं में तब्दील होने लग गई, जिससे राज्य के प्रशासनिक कार्यों में विस्तार हुआ है और आज राज्य उन सभी कार्यों को करने लगा है जो अतीत में राज्य के कार्यक्षेत्र या कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र से बाहर माने जाते थे, पृथक माने जाते थे। और अब इसमें गरीब कल्याण भी है, श्रमिक कल्याण भी है, विद्यार्थियों की सुविधाएं भी है, सार्वजनिक शिक्षा है, सार्वजनिक यातायात है, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं। ये सब योजनाएं कार्यपालिका बनाती हैं और अपने कुशल प्रशासनिक तंत्र द्वारा, अधिकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा, जिसको स्थायी कार्यपालिका के रूप में हमने जिक्र किया था, उनके द्वारा इनको लागू करवाती है। तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक कार्य है। दूसरा कार्य कानूनों का निर्माण करना है। कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। अब चूंकि राज्य के कार्य विभाजन सिद्धांत के अनुसार कार्यपालक अंग कार्यपालक कार्य करता है, विधायी अंग विधायी कार्य करता है, लेकिन यहाँ हम इस सिद्धांत से विपरीत बात कर रहे हैं, कार्यपालिका कानूनों का निर्माण कर रहा है। अब हमें यह समझ लेना है कि ये सामान्य स्थिति नहीं है। एक विशेष स्थिति में कार्यपालिका को सक्षम बनाने के लिए जो है ये अधिकार दिए गए हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्यपालिका कानूनों का निर्माण कर सकती है और करीब सभी देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में मुख्य कार्यपालक प्रधानों को कुछ ऐसे कानूनी अधिकार, कानून निर्माण संबंधी अधिकार दिए गए हैं। यद्यपि वे राज्य की व्यवस्था के संदर्भ में विभाजित कार्य विभाजन के संबंध में राज्य के कार्यपालक अंग होते हैं, जैसे कि विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। कार्यपालिका एक मुख्य कार्यपालक जो है ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार रखते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को और 132 के अनुसार 232 के अनुसार जो है राज्यपाल को ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अध्यादेश का प्रभाव कानून के समान ही होता है और किसी विशेष और तात्कालिक परिस्थिति का सामना करने के लिए कार्यपालिका को विशेष परिस्थिति में तुरंत निर्णय करने के लिए और इसमें सक्षम बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मुख्यतः सरकारें कानून के आधार पर कार्य करती हैं और जहां तक भारत का उदाहरण हम लें तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका राज्य के तीनों अंग में से कोई भी ऐसा अंग नहीं है, कोई भी इस रूप में स्वतंत्र नहीं है कि वह बिना कानून के कोई कार्य कर सके। कार्यपालिका जब भी कार्य करेगी उसको कार्य करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, क्योंकि कानून के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। कानून के आधार पर ही शासन प्रशासन का संचालन करेगी। विधायिका कानून बनाएंगी तो संविधान की मर्यादाओं के अनुसार बनाएंगी। न्यायपालिका जब न्यायिक प्रशासन करेगा तो संविधान और निर्मित कानूनों के दायरे में ही न्याय प्रदान करेगा। अर्थात शासन के प्रत्येक अंग को अपना कार्य करने के लिए, राज्य के प्रत्येक अंग को अपना कार्य करने के लिए कानून
होना आवश्यक है, किंतु भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक परिस्थिति के लिए पूर्व में कानून निर्माण हो ऐसा संभव नहीं है। और कई बार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, तात्कालिक परिस्थितियों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कार्यपालिका को तुरंत निर्णय करना आवश्यक होता है, तुरंत कार्य करना, तुरंत आदेश जारी करना आवश्यक होता है, और ऐसी स्थिति में उसके पास कोई कानून नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि कानून के बिना वो कार्य नहीं कर सकती, तो वह स्वयं कानून का निर्माण करती है, और इसी को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के आधार पर नामकरण जानते हैं। राज्यों में राज्यपालों को और केंद्र में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसकी वैधता कानून के समान ही होती है, और वह कानून की भांति ही अपना प्रभाव रखता है। ठीक ऐसे जैसे कि संसद ने कोई कानून पारित किया हो, ऐसा प्रभाव अध्यादेश का होता है। हालांकि उसके बाद में कुछ सीमाएं जोड़ी गई हैं, और उन सीमाओं में रहते हुए वह अपना जो है प्रभाव रखता है। जब भी संसद बैठता है अध्यादेश जारी करने के बाद, वो संसद बैठने की प्रथम दिवस से लगाकर के 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को संसद के सामने लाना होता है सरकार को, कार्यपालिका को। और अगर कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर सदन में लाया जाता है तो सदन उसको स्वीकार कर सकता है, सदन उसको अस्वीकार कर सकता है। स्वीकार करने की स्थिति में उस अध्यादेश का प्रभाव ठीक ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि संसद ने कानून बनाया था भविष्य में, और अब तक उसके अधीन किए गए सभी कार्य वैध होंगे। अगर संसद उस अध्यादेश को रद्द कर देती है तो रद्द किए जाने के दिनांक से उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु उसके अधीन किए गए अब तक के सभी कार्य वैध होंगे। एक दो स्थितियां। तीसरी स्थिति ये होती है कि 6 सप्ताह के भीतर अगर संसद बैठने के कार्यपालिका उस अध्यादेश को सदनों के सामने नहीं लाती है तो 6 सप्ताह की अवधि बीतने पर उस अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, वह अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन उसके अधीन किए गए अब तक के कार्य वैध होंगे, उनके कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अध्यादेश एक कानून की बात ही होता है, किंतु इसको जारी करने वाला, बनाने वाला, लागू करने वाला अंग कार्यपालिका होती है, न कि विधायिका होती है। तो अध्यादेश के माध्यम से कार्यपालिकाएं कानून निर्माण करती हैं। और एक दूसरा जो तरीका है वो प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से, प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से भी कार्यपालिका प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से कानून निर्माण करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अंग्रेजी में इसको कह रहे हैं अपन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का अर्थ है कानून, और कानून निर्माण, और प्रदत्त का मतलब दिया हुआ, किसी को प्रदान किया हुआ। यहाँ हमें ये समझना होगा कि कानून निर्माण का अधिकार राज्य के विधायी अंगों को है। कहीं पर उस विधायी अंगों को संसद कह रहे हैं, कहीं पर उसको ड्यूमा कह रहे हैं, कहीं पर उसको डाइट कह रहे हैं, कहीं पर उसको नेशनल असेंबली कह रहे हैं, कहीं पर उसको राष्ट्रीय पंचायत कह रहे हैं, कहीं पर उसको सूबा कह रहे हैं। ये अलग अलग देशों के में विधायिकाओं के अलग अलग नाम है, और कानून बनाने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन्हीं विधायिकाओं को है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ अपवादी और विशेष परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है कार्यपालिका को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वो किन किन तरीकों से? पहला तरीका अध्यादेश के माध्यम से, दूसरा तरीका प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से। प्रश्न ये है कि विधायिका के द्वारा बैठना, विधायिका का बैठना, कानून निर्माण करना और उसको पारित करना, और फिर राष्ट्राध्यक्ष से, मुख्य कार्यपालक से स्वीकृति लेना, और उसके माध्यम से फिर गजट नोटिफिकेशन होना, ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। कानून निर्माण की प्रक्रिया सामान्यतः संक्षिप्त नहीं है, कानून निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। पहले विधायिकाओं में उसका प्रस्ताव लाया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके रीडिंग्स होते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, और कई बार थर्ड रीडिंग भी होते हैं। जब सदन पूरा सहमत नहीं होता है तो उसको कमेटियों को भेजा जाता है, उन्हें उस पर रीडिंग्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया है, और उसके बाद एक विशेष बहुमत का आंकड़ा होने पर उसको पारित किया जाता है, और फिर उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उससे स्वीकृति मिलने के बाद उसको गजट नोटिफाई किया जाता है, तब कानून में निर्धारित तिथि से कानून लागू होता है। तो ये बहुत बड़ी लंबी दुरूह प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अब क्योंकि विधायिकाओं के पास में समयाभाव होता है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विधायिकाएं थोड़ा सा अपने आप को डिमोलिट कर रही हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं।
लेकिन विधायिकाएं, यहाँ हमें मोटे रूप से ये समझना होगा कि विधायिका के पास समय अभाव होता है, एक बड़ा और वास्तविक कारण। दूसरा, विधायिका के जो सदस्य होते हैं वर्तमान समय में वो बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं चुने जाते हैं। और उसमें भी कई सारी और लेखुनाज होते हैं जिसके माध्यम से ऐसे लोग विधायकों में पहुंचते हैं जिनको विधायकों में नहीं होना चाहिए। तो यूं कहें कि वो कानून के वास्तविक पेशेवर नहीं होते हैं, कानून निर्माण के वास्तविक प्रोफेशनल नहीं होते हैं। और खासकर थर्ड वर्ल्ड के देशों की अगर हम बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो यहाँ जो विधायिकाओं के जो सदस्य होते हैं वो वास्तव में प्रोफेशनल नहीं होते हैं कानून निर्माण को लेकर के। कानून की तकनीकी और कानून की बारीकियां उनकी समझ से ज्यादा बाहर होती हैं। और क्योंकि जैसे जैसे संबंधों की जटिलता बढ़ रही है, विषयों की जटिलता बढ़ रही है, उस हिसाब से विधायिकाओं के जो मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनली नहीं हो, अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा अपवादिक रूप से यूरोप को छोड़ दें, यूरोप की बहुत बड़ी संख्या में जो विधायिकाएं हैं वहाँ वास्तव में प्रोफेशनल जो विधायक होते हैं, जो विधायन करने वाला होता है उसको विधायक कह रहे सामान्य लो मेकर। तो उसकी समझ जो है डेवलपिंग कंट्रीज की विधायकों में बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इश्यूज को लेकर के विधायकों में पहुंच जाते हैं, जबकि उनका मुख्य कार्य विधायन की समझ होना है, जिसका करीब करीब अधिकांश सदस्यों में अभाव पाया जाता है। इसके अलावा विधायिकाएं दलगत आधार पर बढ़ी होती है, तो वहां भी सही तरीके से कानून निर्माण की बात नहीं होती। कुल मिला के जिस इच्छा और जिस आकांक्षा को लेकर के राज्य के इस अंग की स्थापना की गई है वह अपने वास्तविक कार्यों में सही सफल दिखाई नहीं देता है या सही कार्यकर्ताओं को प्रतीत नहीं होता। और भी बहुत सारे कारण हैं, इनका जिक्र करना या समीचीन नहीं होगा। संक्षेप में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इन सारे कारणों से विधायिका वास्तव में विधायन नहीं कर पाती है और कई बार विधेयक का केवल ड्राफ्ट करके उसमें एक मोटा सा खाका बना करके विधायिका छोड़ देती है और उसमें लाज एंड बाइलाज बनाने का कार्य जो है व्यवस्थापिका को दे दिया जाता है। यद्यपि यहाँ जो शब्द लिखा गया उसको हमें समझना, प्रदत्त व्यवस्थापन, कार्यपालिका का वो अधिकार तो नहीं था उस कानून को बनाना, लेकिन विधायिका की कुछ व्यवस्थाओं के चलते विधायिका ने उस कानून में नियम उपनियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को दे दिया। विधेयक का मोटा सा ड्राफ्ट करके उसको नोटिफाई कर दिया। अब कार्यपालिका के जो अधिकारीगण है अपने समय और आवश्यकता, अपनी इच्छा और अपने विवेक के अनुसार उस अधिनियम में नियम और उपनियमों का निर्माण स्वयं करते हैं और ये व्यवस्था ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाती है। तो इन दो मुख्य परिस्थितियों में कार्यपालिका विधायन का कार्य करती है, कानून निर्माण का कार्य करती है। इसके अलावा जो देशात्मक शासन प्रणाली होती है उसकी तुलना में संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका कानून निर्माण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका को कार्यपालिका कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कार्यपालिकाओं के प्रकार में विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और इन संबंधों का सबसे बड़ा आधार ये है कि विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य समान होते हैं। यूं कहें कि कार्यपालिका के सदस्यों की दोहरी भूमिका होती है, एक बार में वे कार्यपालिका के सदस्य होते हैं तो दूसरी बार में वो सदनों के अर्थात विधायकों के भी सदस्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कार्यपालिका की तरफ से कोई विधेयक आता है या कार्यपालिका किसी विधेयक को चाहती है तो वह अपने बहुमत के आधार पर सदन में विधायिका में उसको सामान्यतया आसानी से पारित करवाने में समर्थ होती है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल करके भी कार्यपालिकाएं विधायन को प्रभावित करती है, विधायन निर्माण को प्रभावित करती है। राष्ट्रपति सदनों को संदेश भेजकर भी जो है व्यवस्थापिका को संदेश भेजकर भी विधेयक को प्रभावित करने का प्रयास करता है या कई बार उसको स्वीकार न करके अपने वीटो अधिकार का, निषेधाधिकार का प्रयोग करके भी कार्यपालिका जो है कानून निर्माण को प्रभावित करती है। इसके अलावा तीसरा कार्य है वो है न्यायिक कार्य।
न्यायिक कार्य। यह भी जो है राज्य के कार्यविभाजन सिद्धांत के अनुसार नहीं है। कार्यविभाजन सिद्धांत में न्यायिक कार्य किसको करना है? न्यायपालिका को करना है, लेकिन यहाँ कौन कर रहा है? कार्यपालिका कर रही है। तो यहाँ भी विधायिका की भांति विशेष परिस्थिति, सामान्य नहीं करती, सामान्य तो न्यायिक कार्य न्यायिक प्रशासन न्यायपालिका करेगा, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, किन्हीं विशेष पदों के लिए, किन्हीं विशेष बातों के लिए जो है कार्यपालिका न्यायिक कार्यों को करती है। फॉर एग्जाम्पल न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सर्वोच्च न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारत की जो उच्चतम न्यायपालिका है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के जो जजेज हैं, उनके जो मुख्य जजेज हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो करीब करीब यही व्यवस्था काफी सारे देशों में पाई जाती है कि मुख्य कार्यपालक प्रधानों द्वारा मुख्य न्यायिक जो तंत्र के व्यक्ति हैं, न्यायाधीशगण हैं, न्यायमूर्तियां हैं, उनकी नियुक्ति, उनका मनोनयन आदि किया जाता है। इसके अलावा कार्यपालक प्रधानों द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, जो अमनेस्टी की जो शक्तियां हैं वो कार्यपालक प्रधानों द्वारा करीब करीब सभी संविधानों में इनको दी गई है। और जबकि क्षमादान, अपराधी को सजा देना या सजा से विरत करना, ये न्यायपालिका का काम है, जबकि क्षमादान का अधिकार कार्यपालक प्रधानों को दिया गया है। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो अनुच्छेद 72 भारत का संविधान राष्ट्रपति को क्षमादान की विस्तृत शक्तियां देता है। उसमें राष्ट्रपति किसी भी स्तर पर, किसी आपराधिक मुकदमे के किसी भी स्तर पर, ये जरूरी नहीं है कि उसको फाइनल जो उसका जजमेंट आया उसके बाद ही क्षमा करेगा, मुकदमे के किसी भी स्तर पर, चाहे वो अंडर ट्रायल क्यों नहीं हो या उसमें क्यों नहीं हो, लेकिन उसको राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है। और वह उसके मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा का स्वरूप बदल सकता है, या पूर्णतः उसको दोष मुक्त भी कर सकता है। हालांकि ये अधिकार कार्यपालक प्रधानों के पद की गरिमा के अनुरूप दिया गया है, क्योंकि उनको राष्ट्राध्यक्ष कहा गया है, और राष्ट्राध्यक्ष का अधिकार है, उसके सम्मान का अधिकार है, गौरव का अधिकार है कि वह किसी सजायाफ्ता मुजरिम को, सजायाफ्ता नागरिक को माफी दे सकते हैं। यद्यपि ये कार्य न्यायपालिका का है, किंतु कार्यपालक प्रधान इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कई सारे अर्ध न्यायिक कार्य भी कार्यपालिका के विभिन्न जो क्वासी ट्राइब्यूनल्स होते हैं, क्वासी जुडिशियल कार्य करते हैं। अधिकरण, अर्ध न्यायिक अधिकरण, अर्ध न्यायिक अधिकरण, ये भी जो है अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं, क्वासी जुडिशियल एक्ट या करते हैं। यद्यपि अधिकारी मौलिक रूप से कार्यपालिका के अधिकारी होते हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल्स के माध्यम से ये न्यायिक कार्य करते हैं और जो प्रशासनिक न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। इन न्यायिक अधिकारी गणों में सरकारी कर्मचारियों के विवादों का निर्णय भी किया जाता है। और भी कई सारे पद ऐसे हैं यहाँ पर ये इन अधिकारियों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्य किए जाते हैं, वहां वह न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मूल रूप से तो वह अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, लेकिन उनके कई सारे कार्य न्यायिक प्रकृति के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत में, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमारे मुख्य जो जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स होते हैं, डीएम्स जो होते हैं, कलेक्टर जो होते हैं, उनके नीचे उपखंड अधिकारी जो होते हैं, इन अधिकारियों का मूल जो काडर होता है वह कार्यपालक काडर के अधिकारी होते हैं, लेकिन रेवेन्यू के मामलों में, भूमि संबंधी विवादों के बारे में इनकी शक्तियां न्यायिक शक्तियां हैं, और ये न्यायिक कार्य भूमि के संबंध में करते हैं। क्योंकि न्यायाधीश की जो परिभाषा भारतीय दंड संहिता के अधीन, आईपीसी के अधीन, इंडियन पेनल कोड के अधीन की गई है, वो ये है कि जो व्यक्ति, जो निकाय पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्यों का निपटारा करता है वह न्यायाधीश है। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि न्यायपालिका के व्यक्ति न्यायाधीश है या कार्यपालिका के व्यक्ति न्यायाधीश
निर्दिष्ट नहीं है और संभवतः यहाँ पर ये दोनों चीजें एक साथ देखी जा रही है। अधिकरणों के माध्यम से रेवेन्यूज के मामलों में जो मुख्य प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं राज्यों के जिलों में डीएम्स जो होते हैं या एडीएम जो होते हैं, वो राजस्व के मामलों में राजस्थान की अगर हम बात करें तो न्यायिक अधिकारों का, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चौथा जो मुख्य कार्य है वो वित्तीय कार्य है। वित्तीय कार्य, ये कार्यपालिका का मुख्य कार्य वित्त का प्रशासन करना। वित्त का प्रशासन करना कार्यपालिका का मुख्य कार्य है। हालांकि ये भी मुख्य रूप से कार्यपालिका का कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके हाथ में संप्रभु शक्तियां होती है उसके हाथ में वित्तीय शक्तियां नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे विचारकों का मानना है। लेकिन वास्तव में इसके विपरीत करीब करीब पूरे विश्व में यही स्थितियां मौजूद हैं कि कार्यपालिका देश का वार्षिक बजट तैयार करती है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी कार्यपालिका द्वारा वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द प्रयोग में लाया गया है। सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हालांकि राष्ट्रपति को इसका अधिकार और कर्तव्य दोनों है कि वह देश का वार्षिक बजट तैयार कराएं, बजट को सदनों में प्रस्तुत कराएं और बजट को पारित कराएं और उसके बाद उसको लागू कराएं। ये राष्ट्रपति का अधिकार भी है, राष्ट्रपति का कर्तव्य भी है संविधान के अकॉर्डिंग। और चूंकि राष्ट्रपति देश के मुख्य कार्यपालक हैं, तो यही स्थितियां करीब करीब विश्व में पाई जाती है। कार्यपालिका बजट के माध्यम से सरकार के संपूर्ण राजस्व आगम और कुल खर्चों का आकलन करती है पूरे वर्ष में, और अगर कम पड़ता है तो कैसे जुटाना है इसका विवरण देती है, और अधिशेष होता है तो उसको कैसे खर्च करना है इसका विवरण देती है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को साल भर चलाया जाता है और फरवरी मार्च के दिनों में बजट संसद में लाया जाता है। सरकार की तरफ, राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या अन्य कोई मंत्री सदनों में उसको प्रस्तुत करते हैं और विधायिका वाद विवाद के बाद उसको पारित किया जाता है। तो बजट को बनवाना, बजट को सदनों में लाना, सदनों से पारित कराना और सदनों से उसको पास करना, स्वीकृति कराना और उसके बाद में उसको लागू करना, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में बजट स्वीकृति के बिना कोई पैसा खर्च करने का अधिकार किसी भी तंत्र को, किसी निकाय, किसी अधिकारी को नहीं है, कुछ आकस्मिक मामलों को छोड़ करके। तो ये कार्यपालिका का मुख्य कार्य है। और इसके अलावा जो कार्यपालिका के अन्य कार्य हैं, इनका जिक्र नेक्स्ट हम